उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ की आंधी। सीएम योगी के कानपुर रोड शो में लाखों की भीड़ उमड़ी। योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया समर्थन। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर के सीसामऊ में रोड शो किया और इस रोड शो में भव्य तरीके से, अगर आप कहेंगे कि जनता जो है देखने के लिए मिली, भव्य रोड शो देखने के लिए मिला। लाखों की संख्या में जनता वहां देखने के लिए मिली और जनता योगी आदित्यनाथ का स्वागत करती नजर आई। हाथों में तख्तियां थी जिसमें लिखा था बटेंगे तो कटेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मंत्री सुरेश खन्ना ने भगवा पगड़ी पहनाकर योगी आदित्यनाथ का जहां स्वागत किया, तो महिला मोर्चा की 500 महिलाएं कमल साड़ी पहनकर रोड शो में शामिल हुई। रथ के आगे समर्थकों ने जमकर डांस किया और ये देखकर योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुरा उठे। यही नहीं, इस रोड शो में जबरदस्त तरीके से जन सैलाब देखने के लिए मिला। 8000 से ज्यादा लोग इस, आप कह सकते हैं, जन सैलाब में देखने के लिए मिले और वहां पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की धुन पर, अगर आप कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ के समर्थन में ये रोड शो हुआ है और जिस तरीके की भीड़ उमड़ी है, इसे देखकर विपक्ष के पसीने छूट गए होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें योगी आदित्यनाथ का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। जरा देखिए आप किस तरीके से रोड शो में हाल देखने के लिए मिला है। बटेंगे तो कटेंगे, 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 बटेंगे तो जैसा कि आपने रोड शो में देखा कि किस तरीके से भव्य तरीके से योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया है, पूरा समर्थन देखने के लिए मिल रहा है। वहीं रोड शो के समापन पर योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए कि सीसामऊ विधानसभा की जनता ने जो उत्साह दिखाया उसके लिए मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ पे पुष्प वर्षा भी की गई। योगी आदित्यनाथ इस दौरान पूरी तरीके से मुस्कुराते नजर आए और मुस्कुराकर जनता का अभिवादन करते नजर आए। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये ध्यान रखना। बता दें आपको कि 20 नवंबर को वोट है और ऐसे में उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को वोट देने जाना तो दो बातें भूलना मत, जय श्री राम और कमल का फूल। योगी के रोड शो में करीब 8000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं और इस रोड शो को एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, एक बड़ी लहर के तौर पर देखा जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए देखने के लिए मिल रही है। योगी आदित्यनाथ का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, ये भी काफी ज्यादा फेमस हो रहा है और इस नारे की गूंज जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में देखने के लिए मिली थी, बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की, अब इस नारे की गूंज महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखने के लिए मिल रही है और इस नारे की गूंज उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी देखने के लिए मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योगी आदित्यनाथ का जो है ये नारा दोहरा चुके हैं और अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे को पूरा समर्थन जो है दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के नारे को समर्थन दिया और ये कहा है कि लोगों को इस नारे का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए और देश के दुश्मनों के खिलाफ जो है एकजुट होना चाहिए। यही नहीं, नितिन गडकरी जी ने यह भी दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में महायुति गठबंधन की सरकार सत्ता में वापसी करेगी और नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद और कुछ लोग गिरजाघर, लेकिन आखिर में तो हम सब भारतीय ही है। क्या कुछ और कहना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, जरा एक बार कुछ सुनिए। ये हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारे देश में विशेष रूप से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए। सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। लेकिन ये बांटने का एक तरीके से प्रयास है। कहाँ है पूरे भारतीय एक हुए, कहाँ बांटने का प्रयास है? बटेंगे तो कटेंगे। ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। राहुल गांधी लगातार अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि 50% आरक्षण की जो सीमा है उसे हम तोड़ेंगे और जातिगत सर्वेक्षण करके। ये वो तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है
और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो उसको तोड़ नहीं पाएंगे वो। लेकिन वो खैर सभा में कह रहे हैं कि जातिगत आरक्षण का जातीय सर्वेक्षण हम लोग करेंगे और बीजेपी देखो उनको पूरा विश्वास है कि वो सत्ता पे आने वाले नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है मुद्दा। नहीं, संविधान का मुद्दा भी पिछले चुनाव में काफी था। देखो संविधान ना हम बदलेंगे, ना बदलने देंगे, ना बदलने की कोई हिम्मत करेगा। केशवानंद भारती केस में ये ऑलरेडी आ गया है कि साइलेंट फीचर जो होते कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत तत्व वो बदल नहीं सकते। मूलभूत तत्व है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, ये कभी कोई बदल ही नहीं सकता। रहे बाकी जो 3 चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा संविधान तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इंदिरा जी को बचाने के लिए बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई और 77 में जनता पार्टी ने आने के बाद फिर वो संविधान की जो गलतियां हुई थी उसको सुधारा। लाडली बहन योजना की काफी चर्चा इन दिनों है, लेकिन कुछ जो अर्थ विशेषज्ञ हैं वो भी ऐसा भी कहते हैं कि ऐसी सब योजनाएं लाने के कारण जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर होगी। देखिए आजकल सब जगह पर राजनीतिक पार्टी सरकार के द्वारा इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम्स लाती है और उसका फायदा होता है, और इंडिविजुअल जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, उनके इंटरेस्ट के लिए स्कीम लाना कोई गलत नहीं है। अब ये सभी लोग लाते हैं, लेकिन उससे आर्थिक स्थिति नहीं जी, चुनाव के बाद हम आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, रेवेन्यू बढ़ाएंगे। एक मुद्दा खासकर बनाया जा रहा है महाविकास आघाड़ी शरद पवार हो कि महाराष्ट्र में जो प्रोजेक्ट आने थे उसे बाहर ले जाया गया, गुजरात ले जाया गया और महाराष्ट्र जो नंबर 1 था उसे नीचे खसकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये गलत बात है। जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है वो खुद निर्णय करता है कि कौन से गांव में, कौन से जिले में और कौन से राज्य में इन्वेस्टमेंट करना है, और वहां के गवर्नमेंट की जो पॉलिसी वो देखते हुए करता है। ये आरोप सरासर गलत है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने वाला है। मराठा आरक्षण लेकर भी काफी कश्मकश है। एक तरफा बीजेपी का विरोध नहीं, ये तो मराठा आरक्षण के लिए तो देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसके ऊपर मार्ग निकाल के मदद की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से मराठा आरक्षण के हम विरोधी नहीं है, पर वो जानबूझकर कुछ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन कोई भी स्पष्ट तौर पर ये नहीं बोल रहा है कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। देखिए, ये चुनाव एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और पार्टी हाईकमांड चुनाव के बाद हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और चुनावी लोक प्रतिनिधि अपने नेता का निर्णय करेंगे। अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आएगी तो बीजेपी का दावा रहेगा सीएम? नहीं, अभी तो मैंने जो कहा ना कि पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो निर्णय करेगा। और एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो देखो, जब होगा तब पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व वो निर्णय करेगा। एक ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2019 में जब महाराष्ट्र में सत्ता स्थापना का जो चर्चाएं चल रही थी उसमें एक बड़े उद्योगपति शामिल थे, उस चर्चा में मध्यस्थता कर रहे थे। शरद पवार जी ने भी ये बात कबूली है कि ऐसी सब चर्चाएं चल रही थी एनसीपी को साथ लाने की। तब मुझे तो जानकारी नहीं है, ना मुझे कोई उद्योगपति इन्वॉल्व हुआ उसकी जानकारी नहीं, और मुझे पता नहीं। नितिन जी, आप अपने हर भाषण में कहते हैं कि महाराष्ट्र के लिए आपने क्या किया, तो आने वाले 5 सालों में आपका क्या एजेंडा महाराष्ट्र के लिए होगा, वोटरों को क्या बताएं? देखो, महाराष्ट्र सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना चाहिए। महाराष्ट्र में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा डेवलप हुआ तो खेती में और उद्योगों में प्रगति और विकास होगा और महाराष्ट्र अव्वल नंबर पर जाएगा। आज भी महाराष्ट्र सभी बातों में आगे है, आगे रहेगा, और उसके लिए हम सब लोग मिलकर दिल्ली में महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने यहाँ पर नितिन गडकरी जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे नारे का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए, बल्कि आतंकवाद और देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को एकजुट होना चाहिए और जो है ये किसी को बांटने के लिए नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारी जनसभाओं में ये नारा दिया, जिसे लेकर राजनीतिक बयानबाजियां देखने के लिए मिली। कई नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के नारे का समर्थन किया,
तो कई नेता ऐसे भी हैं जो योगी के नारे को भड़काऊ जो है बता रही हैं, लोगों को बांटने वाला बता रही हैं, क्योंकि विपक्ष को इस नारे का कोई अल्टरनेटिव मिल ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान अलग चुनावी माहौल था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से जो है माहौल बदल चुका है। तो एक तरफ अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ के लिए जो भीड़ है वो देखने के लिए मिल रही है, जन सैलाब देखने के लिए मिल रहा है, जो ये बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ की पहुंच कितनी ज्यादा है, लोग अपना किस तरीके से समर्थन जो है वो योगी आदित्यनाथ को दे रही हैं। पूरा समर्थन जो है देखने के लिए मिल रहा है, जन सैलाब देखने के लिए मिल रहा है, भव्य स्वागत देखने के लिए मिल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर देखने के लिए मिल रहा है। लोग तख्तियों में से लिख कर लेकर आ रही हैं और योगी आदित्यनाथ के बयान को अपना पूरा समर्थन देते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी खुलकर योगी आदित्यनाथ के नारे का समर्थन जो है किया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। आपने योगी आदित्यनाथ को भी सुना, नितिन गडकरी जी को भी सुना, और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।